हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर आपका चल रहा है 12th इकोसिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, चैप्टर 12th की तीसरी टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, अपघटन के बारे में, डीकम्पोजर्स के बारे में, डीकम्पोजिशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर फ्रेंड। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो अर्थवर्म्स होते हैं वे फार्मर के फ्रेंड होते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर फ्रेंड। शायद आपने यह सुना होगा कि केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, वे किसान के मित्र के रूप में संबोधित किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द हेल्प ऑफ इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ सॉइल। ऐसा इसलिए है कि जो अर्थवर्म हैं वे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ सॉइल को भी ढीला करने में हेल्प करते हैं, लूज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्यों जो है अर्थवर्म को किसानों का फ्रेंड कहा जाता है। उसका रीज़न आपने देखा कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं और उसके साथ साथ यह मिट्टी जो है, भूमि जो है, उसको भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, उसको लूज करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से डीकम्पोजर break down complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो डीकम्पोजर्स हैं वे भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में, और इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है, केचुए को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ खंडन करने के साथ साथ भूमि की मिट्टी को भुरभुरा बनाने का भी काम करते हैं। उसी तरह से जो डीकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, वे भी जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्वों में विखंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीफ, bark, flowers and dead remains of animal including fecal matter constitute detritus। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पौधे के जो मृत अवशेष हैं, डेड प्लांट के जो रिमेन्स हैं, ठीक है, पौधों से अलग हुए जो चीज़ें हैं, डेड प्लांट से अलग हुए, ठीक है, पौधों से टूटे हुए जो डेड अवशेष हैं, जैसे कि पौधों की पत्तियाँ, बार्क, उनके छाल, उनका फूल, फ्लावर्स, ठीक है, और डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स में जो मृत अवशेष हैं इंक्लूडिंग फीकल मैटर, यहाँ तक कि उनके फीकल मैटर्स जो हैं, मल जो हैं, कंस्टिट्यूट डेट्रिटस। यह सब डेट्राइटस बनाते हैं, यह अपरद बनाते हैं, डेट्राइटस बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेट्राइटस किससे बनते हैं? तो वे जो प्लांट के डेड पार्ट हैं, जो प्लांट से अलग हुए पार्ट हैं, एनिमल्स के जो डेड पार्ट हैं, फीकल मैटर हैं, ये सब मिलकर डेट्रिटस बनाते हैं, अपरद बनाते हैं। ठीक है, तो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूएंट डेट्रिटस। यह सब आपके डेट्रिटस के पार्ट हैं। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सारी चीज़ें मिलकर डेट्रिटस बनाती हैं, अपरद
बनाते हैं। विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। ठीक है, यह सारी चीज़ें जो हैं डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल हैं, कच्चे सामग्री हैं। ठीक है, यह सारी चीज़ें अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें विच इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ डीकम्पोजिशन। द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन आर। ठीक है, जो डीकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण स्टेप जो होते हैं वे हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, जो महत्वपूर्ण डीकम्पोजिशन में प्रोसेस घटित होते हैं वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रोसेस आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए, फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग, निछालन, एकदम झर जाए, लीचिंग हो जाए उनका। कैटाबोलिज्म, उनका अपचयन हो जाए, उनको तोड़ दिया जाए। ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, उनका ह्यूमस में कन्वर्ट होना। ठीक है, और मिनरलाइजेशन, और मिनरल में चेंज हो जाना। तो ये सब आपके डीकम्पोजिशन के इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट्स हैं, प्रोसेस हैं कि डीकम्पोजिशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। डेट्रीटिवरस, ठीक है, जिसे अपरद का हारी कहते हैं, अपर्दा हारी। डेट्रीटिवरस, अपर्दा हारी, डेट्रीटिवरस। एग्जाम्पल इसका है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है एक अपर्दा हारी है, डेट्रीटिवरस है। क्या करता है? ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो डेट्रिटस हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो डेट्रिटस हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। प्रश्न है कि डेट्रिटस कौन है? तो अभी हमने ऊपर देखा डेट्रिटस के बारे में कि डेट्रिटस कौन है। तो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड एनिमल, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सब क्या है? डेट्रिटस हैं। इन डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने वाला जो अर्थवर्म है उसे डेट्रीटिवरस कहते हैं। डेट्रीटिवरस कहते हैं। तो डेट्रीटिवरस ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, तो डेट्रीटिवरस क्या होते हैं? जो डेट्रिटस को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं उन्हें डेट्रीटिवरस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम खंडन कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। बाई द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, निछालन प्रक्रिया द्वारा, निथरने के दौरान जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं वे सॉइल हॉरिजन में चले जाते हैं। बाई द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अवेलेबल साल्ट। और यही जो है निथर के, जम के, प्रेसिपिटेट होके साल्ट में चेंज हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, बाई द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू सॉइल हॉरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। ठीक है, तो निछालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय जो अकार्बनिक पोषक हैं वे भूमि मृदा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध साल्ट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये सब अनअवेलेबल साल्ट बन जाते हैं, अनअवेलेबल साल्ट। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन द सॉइल हॉरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एंड अनअवेलेबल साल्ट।
ठीक है। तो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल होरिजोन में पहुंचते हैं और वहाँ पर ये प्रेसिपिटेट होके अनअवेलेबल साल्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेटिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियल हैं और फंगल एंजाइम्स हैं वे डेटिटस को डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो बैक्टीरिया और कवक जो हैं एंजाइम्स वो डेटिटस को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। इसी प्रोसेस को कहते हैं कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म इज द प्रोसेस इन विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम degrade डेटिटस into simpler inorganic substance, ठीक है। तो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम degrade डेटिटस into simpler inorganic substance. This process is called catabolism. It is important to note that, ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है कि all the above step in decomposition operate simultaneously on the detritus। तो जो भी ऊपर के स्टेप बताए गए हैं वे सब एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। यह नहीं कि एक के बाद दूसरा शुरू होगा, ये सारी घटनाएं एक साथ चलती हैं। ऑल द एबव स्टेप इन डीकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। फिगर नंबर 12.1, ठीक है। तो यह आपका फिगर है जिसको आप देख रहे हैं 12.1। इसमें आप देख रहे हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है, डीकम्पोजिशन साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से एक स्थलीय पारितंत्र में डीकम्पोजिशन साइकिल को दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं एक ट्री है, ठीक है। यह आपका एक ट्री है, ट्री अ ट्री ग्रो इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल में मिट्टी में एक ट्री जो है ग्रो की है, ठीक है। इस ट्री से अ ग्रीन लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड। ट्री से आप देख रहे हैं कि एक हरा पत्ता जो है जमीन पर गिरा है, ठीक है। अब इस हरे पत्तों को जो है डिकम्पोजिशन का कार्यक्रम शुरू होगा तो सम आर ईटेन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल। इसका कुछ हिस्सा जो है इंसेक्ट के द्वारा और दूसरे एनिमल के द्वारा खा लिया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर फूड वेब, और न्यूट्रिएंट्स एनर्जी जो है वह फूड वेब में चली जाएगी। तो सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर फूड वेब, ठीक। तो एक लीफ के द्वारा जब पत्ती गिरती है तो उसको कुछ इंसेक्ट और दूसरे एनिमल खाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट और एनर्जी फूड वेब में चली जाती है, ठीक है। यह आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आगे के जो प्रोसेस हैं, अगर यह कंज्यूम हो गया, ठीक है, लीफ जो है कंज्यूम हो गया, तो आगे के प्रोसेस में आप देख रहे हैं एक स्टेप यह है जिसमें आप देख रहे हैं कि मशरूम इस पर उगा हुआ है, ठीक है। लिप्स पार्शियली कंज्यूम बाय डीकम्पोजर। लिप्स को अगर पार्शियली कंज्यूम किया गया है डीकम्पोजर के द्वारा, जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया के द्वारा, दे बिगेन टू लॉस फ्रॉम बिकम लाइटर, ठीक है। तो यह जो है कचरे में बदल जाती है। पत्तियों का आंशिक रूप से अगर अपघटन फंजाई और बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाएगी तो वह अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती है, ठीक है। तो लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डीकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगन टू लॉस फ्रॉम एंड दे लाइटर, ठीक है।
तो वह अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती है। ठीक, एक प्रोसेस आप देख रहे हैं यह है, इसमें देखें सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं केमिकल एक्शन की वजह से वह अर्थ में लीचिंग हो जाते हैं, निथर जाते हैं और वे बदल जाते हैं ऑर्गेनिक रिच सॉइल में। वह किस में चेंज हो जाते हैं? ऑर्गेनिक रिच सॉइल में। ठीक, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोज किया गया है पार्ट, वह आप देख रहे हैं आगे यहाँ पर पहुँचेगा। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई etc। आगे जो इसको केचुआ, बैक्टीरिया, मिट्टी, चिचड़ी और फंजाई द्वारा अपघटन किया जाता है और यह अपघटित होकर फिर आपका ऑर्गेनिक रिच सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और यह ऑर्गेनिक रिच सॉइल फिर प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल्स जो हैं आप देख रहे हैं यह चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में जब डीकम्पोजिशन होगा तो इससे आपका ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा। सॉइल में डीकम्पोजिशन की वजह से ह्यूमिफिकेशन और ठीक है मिनरलाइजेशन होता है। ठीक, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया डीकम्पोजिशन के दौरान मिट्टी में संपन्न होती है। अब प्रश्न है कि ह्यूमिफिकेशन क्या है? देखें ध्यान से, ह्यूमिफिकेशन लीड्स ह्यूमिफिकेशन के द्वारा टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमार्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक डार्क कलर का एमार्फस सब्सटेंस तैयार होता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ठीक है, यह माइक्रो बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा रेजिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। ठीक है, जो ह्यूमस तैयार हुआ है दैट इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रो बैक्टीरियल एक्शन, यह माइक्रो बैक्टीरियल एक्शन के प्रति हाईली रेजिस्टेंस होता है एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, और इसका डीकम्पोजिशन जो है बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। ठीक है, बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आप देख रहे हैं यह इसका नेचर जो है कोलाइडल होता है और यह न्यूट्रिएंट के रूप में एक रिजर्वायर बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्वभाव में इसकी प्रकृति जो है कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। ठीक है, यह किसका काम करेगा? पोषक का भंडार के रूप में काम करता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो ह्यूमस है वह एक न्यूट्रिएंट्स रिजर्वायर के रूप में काम करेंगे। द ह्यूमस इज फर्दर degraded by some microbe and release in organic nutrient occur in the process known as mineralization। ठीक है, तो ह्यूमस जो है आगे जो है डेग्रेडेड होगा कुछ माइक्रोब के द्वारा जिससे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इससे रिलीज होंगे और इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा खंडित होता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं और वे मुक्त करते हैं। ठीक है, तो द ह्यूमस इज फर्दर डेग्रेडेड बाय सम माइक्रोब एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ह्यूमस को कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो डिग्रेड करेंगे जिससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होगी। डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर डीकम्पोजिशन की बात की जाए यह ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
decomposition is largely an oxygen requiring process. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. ठीक है, तो decomposition का जो रेट है उसको केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठन द्वारा निर्धारित होती है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin। ठीक है, तो अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज़्यादा है तो डीकम्पोजिशन रेट जो होगा वह धीमा होगा। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्यूकर इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। ठीक है, तो अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे शुगर, तो वहाँ पर जो डीकम्पोजिशन रेट होगा वह तेज होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। यदि डेट्रिटस काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तब डीकम्पोजिशन की दर धीमी होती है, और यदि डेट्रिटस नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों जैसे कि चीनी आदि से भरपूर होता है तब यह तेज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस रीच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्यूकर इफ डेट्रिटस रीच इन नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। तो कब जो है डीकम्पोजिशन रेट धीमा होगा, कब फास्ट होगा, तो जब कंडीशन जो होगा उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन में लिग्निन और काइटिन होंगे तो स्लोअर होंगे, और जब नाइट्रोजन रिच होंगे, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे तो वहाँ पे फास्ट होगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर और सॉइल जो है, मॉइस्चर जो है, वह बहुत महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। तो ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक हैं दैट, ठीक है, दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिव ऑफ सॉइल माइक्रोब, जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर यह महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो डीकम्पोजिशन, ठीक है, जो डीकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं। देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब, सॉइल माइक्रोब के एक्टिविटी के प्रभाव से डीकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने देखा कि ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक हैं जो मृदा के सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। ठीक, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, तो आप देख रहे हैं कि गर्म और नम अगर इन्वायरमेंट हैं, फेवर डीकम्पोजिशन, तो यह डीकम्पोजिशन को फेवर करती हैं। फेवर डीकम्पोजिशन ऑन डीकम्पोजिशन वेयर लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक इनहिबिट डीकम्पोजिशन, जबकि अगर टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर क्या है, लो है, वेयर लो टेम्परेचर एंड इन एन एरोबिक इनहिबिट, एन एरोबिक कंडीशन है, तो यह डीकम्पोजिशन को स्लो करते हैं, रिजल्टिंग इन बिल्ड अप ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिक मटेरियल्स तैयार होते हैं। तब आप देख रहे हैं कि गर्म और आर्द्र वातावरण जो है पर्यावरण में, गर्म और आर्द्र पर्यावरण में, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप पर और अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थ का भंडार जमा हो जाता है। ठीक है, तो कब डीकम्पोजिशन तेज होगा, कब स्लो होगा, तो आपने देखा कि अगर लो टेम्परेचर है और एनारोबिसिस, ठीक है, एनारोबायोसिस है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन स्लो होगा और कार्बनिक मटेरियल का भंडार इकट्ठा होगा। जबकि वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो वे फेवर करते हैं डीकम्पोजिशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डीकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर एंड, ठीक है, एरोबायोसिस इनहिबिट डीकम्पोजिशन रिजल्टिंग बिल्ट इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो गर्म
एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप और अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थ का भंडार जमा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग एनर्जी फ्लो की बात करेंगे। थैंक यू।